नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना। आज है 16 जनवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज मिलते हैं और रोज के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जो भी आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं या फिर मेन से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं करंट अफेयर्स में। तो इससे एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि जो आपका स्टैटिक पार्ट है उससे आप करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करेंगे। ठीक है। ये जो करंट अफेयर का सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है कि जो भी हम कंटेंट लेते हैं वो आपको दोनों में ही दिखता है कि वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी पे लिखा हुआ है। और जो टर्मिनोलॉजीज जहां पर भी रिक्वायर्ड है, आई एम यूजिंग दोज टर्मिनोलॉजीज ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो किसी भी करंट अफेयर को समझने में। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। जैसे ही सेशन खत्म होता है कि तो आपको वहां पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे प्री स्पेसिफिक कोर्सेज हैं या फिर मेंस के लिए भी कोर्सेज हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। फिर टेस्ट सीरीज आती है। टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का कि आपको टेस्ट देने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल चेक हो सके। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। For further information, you can contact on these numbers. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो किससे मिले। उनकी मीटिंग हुई रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से और उन दोनों ने डिस्कशन किए ग्लोबल इश्यूज पर। और इंडिया ने यहाँ पर रशिया को एश्योर किया कि जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसकी प्रेसिडेंसी इस बार रशिया के पास रहेगी। तो रशिया जो कि ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को होल्ड करने वाला है इस बार, तो इंडिया उसमें एसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा कहा है इंडिया ने। तो इंडिया और रशिया यहाँ पर अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी डिस्कस करते हैं। ठीक, इस मीटिंग में इंडिया और रशिया ने साथ में मिलकर क्या डिस्कस किया, अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। प्लस अब जो इंडिया और रशिया हैं वो एक साथ किस किस के मेंबर्स हैं, तो कुछ हमारे पास मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके इंडिया और रशिया साथ में मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र। फिर आता है आपका G20 के मेंबर्स हैं दोनों, ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और SCO के भी मेंबर हैं। ठीक है, ये काफी सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम सारी डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमें ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे मेनली बोला, हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपकी कभी ना कभी करंट अफेयर्स में कंप्लीट हो जाएंगी या हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ब्रिक्स का एक एक्रोनिम है जिसका है ब्राजील रशिया। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो ब्रिक्स है वो ग्रुप है इमर्जिंग इकोनॉमीज का, है ना। जो भी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है जो सदस्य देशों या मेंबर कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को मजबूत करता है और आर्थिक विस्तार पर सहयोग करना चाहता है ना। ब्रिक्स का एक्रोनिम पता होना चाहिए आपको, साथ में ही आपको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि वो क्यों काम कर रहा है। और अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो लेट अस टेक अ ब्लैंक स्लाइड और फिर हम समझते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में कि एक्चुअली में ब्रिक्स कैसे स्टैब्लिश हुआ और पहले से ये ब्रिक्स था या फिर थोड़ी सी हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो आ जाता है आपका ब्रिक्स, BRICS। ठीक, इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो 2001 में जब 2001 था तो 2001 में सिर्फ ये क्या था, ब्रिक था, BRIC बस था। ठीक, फिर ग्रुप जो है वो फॉर्मलाइज्ड होता है और उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 2006 में। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका फाउंडेशन रखा 2001 में, ब्रिक का फाउंडेशन रखा गया था, अभी एस इसमें ऐड नहीं था। फिर इसके बाद से 2006 में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। तो 2006 में इसका फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहां से शुरू हुई इसकी कहानी। फिर आ जाता है 2010, इसमें साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया जाता है ब्रिक नेशंस के द्वारा कि वो आकर ब्रिक को ज्वाइन कर सकता है। तो साउथ अफ्रीका ने जब ज्वाइन किया इसमें, तब ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया। फिर जो चेयरमैनशिप है फोरम की और रोटेशन, मतलब ये एनुअली रोटेट होती है। इसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो आपको ध्यान में रखना है कि एनुअली रोटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल जो 2021 का चेयरमैनशिप था वो किसके पास था, इंडिया के पास था। 2021 का जो चेयरमैनशिप था वो इंडिया ने होस्ट किया था ब्रिक्स समिट को। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद से आपको क्रोनोलॉजी याद रहेगी। अब 2022 में कौन किया होगा, किसने किया होगा, चाइना ने किया होगा। 2023 का जो समिट था वो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था।
तो अब जो 2024 का समिट है, वो 2024 का जो समिट है वो इस हिसाब से ब्राजील को होस्ट करना था, बट ड्यू टू सम लॉजिस्टिक इश्यूज ब्राजील इस बार समिट को होस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए प्रेसिडेंसी किसके पास गई है? रशिया के पास गई, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट कौन हो जाता है? रशिया। तो रशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी गई है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर है कि जब सिक्स्थ ब्रिक्स समिट होता है मींस 2014, तो 2014 में एक आप इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम याद रखना है आपको, फोर्टेलेजा। ठीक है, फोर्टेलेजा है एक प्लेस, और ये कहाँ पर है? आपका ब्राजील में है। ब्राजील में जो समिट हुआ था आपका, सिक्स्थ ब्रिक्स समिट था इस बार 2014 में जब हुआ ये, और यहाँ पे डिसाइड हुआ कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन इसमें फॉर्म हो रही है, जिस बैंक का नाम क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस बैंक का क्या नाम रखा गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो ये क्रोनोलॉजी थी कि 2001 में सिर्फ ये ब्रिक था, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इसके पार्ट थे। 2006 में इसकी पहली मीटिंग होती है, 2006 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक नेशन वाज हेल्ड। 2010 में ब्रिक्स नेशन, मतलब ब्रिक नेशन इनवाइटेड साउथ अफ्रीका टू जॉइन द अलायंस, और उसके बाद से ये ब्रिक्स कहलाया जाने लगता है। फिर 2014 में फोर्टेलेजा ब्राजील में एक समिट होता है, सिक्स्थ ब्रिक समिट, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन होता है ना। ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी ब्रिक्स से रिलेटेड। और अभी हम देख लेते हैं कि जो 15th समिट हुआ अभी रिसेंटली, लास्ट वाला समिट कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में 15th समिट हुआ। इसमें 5 मेंबर्स तो हैं ब्रिक्स नेशन में, लेकिन यहाँ पे 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। और वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी रिसेंटली कौन से मेंबर्स हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं। अर्जेंटीना हो गया सबसे पहला, जो कि आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है। फिर आ जाता है इजिप्ट, इजिप्ट के बाद से इथोपिया, फिर आएगा आपका ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई। 6 न्यू मेंबर्स हैव रिसेंटली जॉइंड द ब्रिक्स अलायंस, जिसमें हम अर्जेंटीना की बात करते हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? शंघाई, चाइना में। तो ब्रिक्स का एक्रोनिम, आपको जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है वो आपको याद रहना चाहिए। फिर आपको याद रहना चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। जो इस बार की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? तो अब रशिया होस्ट करने वाला है इसको। इसके हेडक्वार्टर्स कौन से हैं, कहाँ पर है? और अभी 15 समिट जो लास्ट हुआ, उसमें कौन से न्यू मेंबर्स ब्रिक्स में ऐड होते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर मूव करते हैं सेकेंड न्यूज पर। तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें नीति आयोग ने बताया कि अभी 24 करोड़ लोग जो हैं, मींस ऑलमोस्ट 24 से 25 करोड़ के बीच में जो पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन ने ये इतनी पॉपुलेशन जो है वो गरीबी से बाहर निकली है इंडिया में पिछले 9 सालों में। ऐसा नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें 3 स्टेट्स की रैंकिंग, यहाँ पे अगर वो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो यहाँ पे वो स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में सबसे टॉप में आया है उत्तर प्रदेश, जिसने अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। अच्छे इंप्रूवमेंट्स की लिस्ट में आया यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। इन लोगों ने लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है, इन स्टेट्स में, इन राज्यों में लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है कि एमपी थर्ड में आया है इंप्रूवमेंट कैटेगरी पर। और आपके 2 इंडेक्सेस होते हैं, एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है और एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है। तो जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है GMPI, वो देखता है आपके कुछ डेप्रिवेशन फैक्टर्स को, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स, मींस शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में लोगों के सामने आने वाले अभावों पर विचार करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें वो पॉवर्टी को मेजर करता है। ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसको रिलीज किया जाता है OPHI, मींस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, प्लस UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर ये क्या निकालती हैं? आपका GMPI निकालती हैं। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जो आपका नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल है वो कंट्रीज को मेजर करेगा कि कंट्रीज में कितना पॉवर्टी में इंप्रूवमेंट हुआ है, या फिर रैंकिंग कौन सी है। तो जो इंडिया की रैंकिंग है ना, इंडिया की रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द 2023 GMPI, इंडिया की रैंकिंग है 62nd रैंक आया है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो 107 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 62 थी, है ना। अब मूव करते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में एक और न्यूज इससे ही रिलेटेड थी, तो मैंने उसको साथ में इंक्लूड करा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में अगर अलग से पढ़े। तो यहाँ पर इतने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, हमने देखा कि 24.84 लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। और इसमें
2.25 करोड़ लोग जो है वो एमपी से बिलोंग करते हैं, जो गरीबी से बाहर आए हैं। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो किस चीज को मेजर करता है कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है हमारा, वो मेजर करता है कि अगर किसी की इनकम, अगर किसी की पर डे की इनकम 180 रुपए से कम है तो वो गरीब होगा, लेकिन अगर 180 रुपए कमा रहा है वो रोज का तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है। ऐसा बोला गया विश्व बैंक के द्वारा। उसका जो क्राइटेरिया है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए वो ये क्राइटेरिया पे मेजर करता है। फिर आता है डिस्कशन पेपर सामने आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6 के आधार पर ये डेटा निकाला गया है। तो जहां पर भी आपके मेंस में पॉवर्टी से जुड़े अगर कोई आंसर्स आते हैं, आपको कोई आंसर में कोट करना है तो आप उसमें ऐसी रिपोर्ट्स लिख सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 रिपोर्ट बाय नीति आयोग, एंड उस पर बेस्ड आपका ये डेटा है कि इतने लोग अभी भी गरीबी से सफर कर रहे हैं, इतने लोग बाहर आए हैं, तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। 2017 का अगर डेटा मानेंगे तो 2017 के हिसाब से 18.73 लोग जो थे, है ना, 18.73 जो लोग थे वो गरीब थे। इतनी परसेंट पॉपुलेशन गरीब थी या पॉवर्टी से सफर कर रही थी। लेकिन अगर हम 2021 का डेटा लाएं तो ये फिगर जो है अब 11.90% ही हो गया है। तो ये अच्छा एक इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एक इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 41.3 लोग बेघर हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद 31% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, और तमाम अभियानों के बावजूद भी 44% के पास रसोई गैस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लूपहोल्स भी दिखाई गई कि इतना करने के बाद भी अभी ये सारी चीजें नहीं ठीक हो पाई हैं। तो ये भी चीज आप यूज कर सकते हैं कि हमें इतना इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। फिर यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि जो 2004-5 में ये डेटा था, अब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे पोषण आहार से वंचित लोग थे 57%, अब वो कम होकर कितना हो गया, 31.52% हो गया। शिशु मृत्यु दर जो कि 4.84% था, वो कितना हो गया, 2.06% हो गया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिखा है कि पिछले डेटा से अभी कितना इम्प्रूवमेंट हो पाया है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, हमने समझ लिया कि नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जैसे एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे किया जाता है। और कुछ फैक्टर्स है जैसे पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, ये सारे फैक्टर्स है जिन पर एमपीआई रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स पे ये एमपीआई रिलीज किया जाता है। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। अभी हमने देखा कि जब कंट्रीज की रैंकिंग होती है तो जीएमपीआई के बेसिस पे किया जाता है। जब नेशनल, मतलब अगर इंडिया के लेवल पे रैंकिंग हो रही तो नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ठीक है, जब स्टेट, किसी भी स्टेट के अंदर रैंकिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग होती है, तब वो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ठीक, ये चीज पूछी गई थी। बरवानी, खंडवा, बालाघाट या अलीराजपुर। तो अलीराजपुर का सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो जब भी ऐसी चीज न्यूज में रहेगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हम एमपी के बारे में तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं अभी। ठीक, स्पेसिफिक बस इंप्रूवमेंट रैंक पे आपको याद रखना है कि एमपी की रैंकिंग नीति आयोग के अकॉर्डिंग थर्ड पे आई है यूपी के बाद, है ना। यूपी फर्स्ट पे, बिहार सेकंड पे और थर्ड नंबर पे आया है एमपी इंप्रूवमेंट्स के मामले में। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना के साथ फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के लिए। ठीक, तो यहाँ पे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल एंड केमेन जो है, केमेन करके एक स्टेट एंटरप्राइज है अर्जेंटीना का, उसके इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इंडिया को 5 ब्लॉक्स, इंडिया को अर्जेंटीना में 5 ब्लॉक्स में इंडिया जो है वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है अर्जेंटीना में। ठीक, तो ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं जिनको लिथियम का रिक्वायरमेंट है। लिथियम बैटरीज बनाए जाते हैं, लिथियम बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा है, डिवाइसेस में यूज हो रहा है। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लिथियम मिनरल। तो इसलिए काम की चीज है, अच्छा एग्रीमेंट है। अब हम समझते हैं कि जो लिथियम ट्राइंगल है ना, अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना में अच्छे खासे ब्लॉक्स हैं लिथियम के। तो लिथियम ट्राइंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली का ये जो एरिया है मैप में मार्क, इसको कहा जाता है लिथियम ट्राइंगल। और जो ब्लू वाला पार्ट है वो दिखाता है कि यहाँ पे कितने सारे लिथियम रिजर्व्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब ये जो ट्राइंगल है वो 75% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम सप्लाई यहीं से आ रहा है। जो यहाँ पे रिजर्व्स हैं वो दुनिया की लिथियम आपूर्ति का 75%, 75% से अधिक हिस्सा यहीं पर मिलता है आपके लिथियम ट्राइंगल या लिथियम त्रिकोण से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और डेटा हम समझ लेते हैं
कि एक और चीज यहाँ पर बोली गई लिथियम ट्राइंगल पे, जो लिथियम ट्राइंगल है वहां पर देखिए 3 चीजें होती हैं आपको याद रखनी है। एक होते हैं आपके रिजर्व्स, ठीक, दूसरी चीज होते हैं आपके रिसोर्सेस, है ना, रिजर्व, रिसोर्सेस और प्रोडक्शन। तो पहली चीज रिजर्व्स मींस क्या होते हैं आपके भंडार, रिजर्व्स मींस क्या होते हैं यहाँ पर आपके भंडार। फिर आता है नेक्स्ट चीज रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेस को क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। और तीसरी चीज होती है प्रोडक्शन, जो कि होता है आपका उत्पादन। ये 3 चीजें होती हैं, उसमें हमें रैंकिंग समझ लेते हैं कि क्या रैंकिंग है इस लिथियम ट्राइंगल की। तो रिजर्व वाइज जो लिथियम ट्राइंगल है वो सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्सेज है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ रिसोर्सेज में आएगा कि सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं लिथियम ट्राइंगल पे वर्ल्ड के। तो रिसोर्सेज में सेकेंड लार्जेस्ट है। रिजर्व्स की अगर बात करें तो रिजर्व्स में थर्ड लार्जेस्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। भंडारण की क्षमता में थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, संसाधन के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट है, और प्रोडक्शन जो है उत्पादन, उत्पादन के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। अब रिजर्व्स और रिसोर्सेज के बीच में या फिर भंडार और संसाधन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं। कि जो रिजर्व्स होते हैं वो इकोनॉमिकली माइनेबल होते हैं, है ना, बेस्ड करता है ये आपकी लोकेशन पर, क्वांटिटी पर, है ना, वहां का ग्रेड कैसा है। तो यहाँ पे इन रिजर्व्स को इजिली माइन किया जा सकता है क्योंकि आपको इनका लोकेशन, किस क्वालिटी का मिनरल आपको मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होती है, तो इकोनॉमिकली माइनेबल होता है। बट रिसोर्सेस में ये आपको पता होता है कि हाँ यहाँ पर लिथियम अवेलेबल तो है, लेकिन लोकेशन अच्छे से नहीं होगा, वहां का ग्रेड नहीं पता होगा। तो ये चीज जो होती है वो इकोनॉमिकली माइनेबल नहीं होती है, बट हमें ये पता होता है कि हाँ आपके थोड़े बहुत लिथियम मिलता है, लेकिन अभी इसको माइन नहीं किया जा रहा है। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको भंडार के हिसाब से, संसाधन के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से थोड़ी सी रैंकिंग का ध्यान रखना है, लेकिन ये लोकेशन और इनके जो कंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो यहाँ पे ऑक्सफॉर्म की एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें बोला गया है कि 4 साल में अमीरी और गरीबी की खाई कितनी बढ़ी है, ये बताया गया है। तो 5 सुपर रिच हैं जिनकी संपत्ति दोगुनी हो गई है, और दुनिया में 500 करोड़ लोग जो हैं और ज्यादा गरीब हो गए हैं, ऐसा बोला गया है। तो स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड है वहां पर, स्विट्जरलैंड में एक डेवोस समिट स्टार्ट हुआ है जिसके बारे में हमने कल की न्यूज में डिस्कस किया था। उसमें एक 5 दिवसीय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक जारी है, और उसमें पहले दिन ही क्या निकाला गया, ऑक्सफॉर्म के द्वारा एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें ये बोला गया कि जो रिच और पुअर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर यही डिफरेंस इस तरीके से बढ़ता रहेगा और इंक्रीज होते जाएगा तो अगले 229 सालों तक गरीबी खत्म नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। दुनिया के सबसे 5 जो रिच इंसान हैं, रिच पर्सनालिटीज हैं, जैसे एलोन मस्क हो गए, बर्नार्ड एनोल्ट, जेफ बेजोस, लेरी एलिसन और मार्क जगरबर्ग की संपत्ति जो वो 114% बढ़ गई है, और दुनिया के 1% अमीरों के पास ही इस वक्त 59% संपत्ति है। मतलब यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की बात की गई, इसको ऐसे डिनोट किया गया कि दुनिया के 1% रिच ही हैं जिनके पास दुनिया की 59% संपत्ति है। तो ये जो डेटा है, अगर आप अपने आंसर्स में ऐसा कोट करते हैं कि पॉवर्टी बढ़ी है या फिर हमें कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अभी इतनी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप इजीली अच्छा एक एक्सप्रेसिव आंसर इसको यूज करके लिख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर्स पे इनोवेशन कैसे लेकर आते हैं, ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ये भी बोला गया है कि एआई से 40% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये आईएमएफ के द्वारा ऐसा बोला गया है। अब ऑक्सफॉर्म इंडिया, जो ऑक्सफैम इंडिया है, सॉरी इंडिया ने एक ऑक्सफैम इंडिया भी रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, वो इंडिया के द्वारा किया जाता है। बट यहाँ पर ऑक्सफॉर्म है जो कि एक ब्रिटिश फाउंडेड कॉन्फेडरेशन है, 21 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, या हम बोल सकते हैं कि ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल के नेतृत्व में वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका काम है, उद्देश्य यही है। फाउंडर आपको याद रखने, संस्थापक सेसिल जैक्सन कोल है। मुख्यालय आपको याद रखने हैं नैरोबी केनिया, कि इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, नैरोबी केनिया में है। कल जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक और हेडक्वार्टर्स पढ़े थे जो कि आपके केनिया पर ही सिचुएटेड है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन से, किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। And I would request you all try to answer the questions in the comment section. इससे आप में ही इंप्रूवमेंट आएगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपकी ही चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप गलत आंसर भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको पता चलेगा उस मिस्टेक से कि आपने कहाँ पर गलती की है। कोई और आपके उस कमेंट को करेक्ट करेगा या सही करेगा, या आप खुद सर्च करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। रिमेंबर वन थिंग, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो आप ध्यान दीजिए इस पर कि आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, चीजें याद रखनी है, तो आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस है ये।
फिर आ जाते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे, आईएमएफ की बात कर लेते हैं कि जो आईएमएफ है वो एक फाइनेंशियल एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की एक वित्तीय एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है, जो वैश्विक, जो ग्लोबली क्या देखती है, जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल ट्रेड पर भी काम कर रहा है और पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ भी ये काम करता है। इसके बाद इसका फॉर्मेशन जो है 1944 कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसका फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये फाइनली स्टैब्लिश होता है 1945 में। ये ईयर आपको तो याद रखना है। डेट्स आप थोड़ा बहुत देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट आपको ईयर बहुत ज्यादा याद रखना है। अभी करेंटली इसके एमडी और चेयर विमेन जो है वो कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जेवा। क्रिस्टलीना जॉर्जेवा इसकी करेंटली एमडी और चेयर विमेन है, ये आपको याद में ध्यान में रखना है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2021 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1951, 50, 48, 49। अगर आपको ईयर भी याद है तो भी आपसे आपका काम हो सकता है। ठीक है, 48 में स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल को। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर है कि भारत के आसपास जहाजों पर हमला गंभीर चिंता का मुद्दा है, ऐसा कहा है जयशंकर ने। जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो मिलते हैं किससे, ईरान के मिनिस्टर से मिलते हैं, और उन दोनों ने डिस्कशन किया। यहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो छाबहार पोर्ट है ईरान का, उसमें भारत जो है विकास करेगा वहां पर उस छाबहार पोर्ट का। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, जो छाबहार पोर्ट है वो ईरान पर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर इसका कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देखिए ईरान है, और ईरान में एक पोर्ट है गल्फ ऑफ ओमन, यहाँ पर आ जाता है आपका गल्फ ऑफ ओमन आता है। तो गल्फ ऑफ ओमन में ही सिचुएटेड है आपका कौन सा पोर्ट, छाबहार पोर्ट, लेकिन वो किसका पार्ट है, ईरान का पार्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में एक चीज अनाउंस की है, और वो चीज क्या है कि यहाँ पर जो आपका चित्रकूट है एमपी के सतना में, वहां पे कामतानाथ मंदिर और कामतगिरी पर्वत के बीच में 5 किलोमीटर का परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। ठीक, ये बोला गया। बृहस्पति कुंड और पवित्र मंदाकिनी नदी के रामघाट के विकास पर चर्चा करने भी आज जा रही है, मतलब आज ही इसका बैठक है ट्यूसडे को, और कल की न्यूज में शायद आएगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि कामतनाथ मंदिर और कामतानाथ मंदिर और कामतगिरी पर्वत के बीच में 5 किलोमीटर का परिक्रमा पथ बनने का यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के 14 वर्ष में से 11 साल 11 महीने और 11 दिन मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में गुजारे थे, इसलिए ये जो डेवलपमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। कि अब यहाँ पर वो कुछ विकास की तैयारियां हैं, तो ये सारा दिया गया है कि क्या क्या बनाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये सारे आपके कल्चर वाले पार्ट में आपको ये सारी चीजें देखने मिलती होंगी। साप्ताहिक शिला है, यहाँ पर अन्य आश्रम है, फिर ऋषि शबरंग आश्रम है, तो ये सारी चीजें आप कल्चर में पढ़ते ही हैं। फिर आ जाता है कि खंडवा जो है, खंडवा में बालाजी की 81 फीट ऊंची मूर्ति बन रही है, और उसका काम पूरा हो गया है, जल्दी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर 81 फीट की एक ऊंची प्रतिमा बन रही है भगवान बालाजी की, और कहाँ बन रही है आपको प्लेस याद रखना है, खंडवा में बन रही है। अब देखिए यहाँ पर की मूर्ति में गहनों समेत अन्य साज सज्जा के लिए 3,500 डायमंड फिरोजाबाद से लाए गए। अब इसमें 3,500 डायमंड्स का यूज किया जा रहा है, तो इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस चीज पर, है ना। खंडवा में एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन है, एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, स्टेच्यू ऑफ वननेस, जो कि आदि शंकराचार्य का 108 फीट का स्टेच्यू है। इसका लोकेशन कहाँ है, मंधाता माउंटेन, ओमकारेश्वर, खंडवा में है। ये चीज याद रखना है। यहाँ पर अद्वैत लोक का शिलान्यास भी किया गया है। एंड प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट कौन है यहाँ पे, कौशलेंद्र सिंह। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कौन है, कौशलेंद्र सिंह है, जिन्होंने स्टेच्यू डिजाइन किया है। और उसके बाद से ये डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे ये जो आदि शंकराचार्य हैं 12 साल के बच्चे हैं, ऐसा इस स्टेच्यू के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। तो स्टेच्यू ऑफ वननेस याद रखना है ना, स्टेच्यू ऑफ वननेस आपको याद रखना है। अब स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी भी है, एक स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है जो श्री रामन, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर बना है आपका, हैदराबाद पे बना है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है जो किसके लिए बनाया गया, आपका 1000th बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी श्री रामानुजाचार्य की, उनके उस उपलक्ष्य में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया था। ये कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में है। ठीक है, और एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते होंगे कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो है आपका केवड़िया गुजरात में, ये चीज याद रखना है।
और जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्टेच्यू बनाया गया है जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। तो ये 3 स्टेच्यू हो गए, स्टेच्यू ऑफ वननेस एमपी ओमकारेश्वर खंडवा, ये चीज याद रखनी है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद, श्री रामानुजाचार्य के उस पर बनाया गया है, उनका स्टेच्यू है वो। और स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी ध्यान में रखना है, गुजरात में है। ये सारी जो थे इंपॉर्टेंट न्यूज थे जो हमने आज चीजें डिस्कस की हैं। आज इतने इंपॉर्टेंट न्यूज थे क्योंकि आज हिंदू पब्लिश नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द हॉलीडे। कल पोंगल था तो उसकी वजह से हॉलीडे था और हिंदू का पब्लिकेशन आज आया नहीं। तो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो सारी डिस्कस कर ली। और अब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, वहां से रिवीजन कर सकते हैं। इसको एक बार वीडियो देख लें जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, फिर आप वहां से रिवीजन करके और इस चीज को यहीं पर खत्म कर दीजिएगा, है ना। इससे आपका करंट अफेयर काफी अच्छा होगा। आपको प्रैक्टिस होती रहेगी रोज के रोज की कौन सी चीजें आपको स्किप करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और हमें अपना अप्रोच क्या रखना है करंट अफेयर सेक्शन पढ़ने के लिए। तो थैंक यू गाइस, अब हम मिलते हैं कल।